यूक्रेन की अपनी यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। रूसी दूतावास के एक बयान में कहा गया कि फोन कॉल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कीव की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी दी और राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से यूक्रेन के लिए समाधान लाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तो भारतीय जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले सप्ताह यानी कि जो आज यानी 10 सितंबर को रूस का दौरा करेंगे, जहां वे अक्टूबर में कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार इस दौरान डोभाल यूक्रेन रूस संघर्ष को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी चीनी समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग होने की संभावना भी है। अजीत डोभाल के सामने सबसे बड़ी समस्या पुतिन की 2 शर्तें हैं, जिन पर पुतिन अडिग हैं। वो शर्तें क्या हैं? ये जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुतिन की शर्तें हैं युद्ध रोकने की 2 शर्तें। पहली शर्त, यूक्रेन को कुछ जगहें खाली करनी पड़ेंगी, जिसका नाम यहां पर चल रहा है। और दूसरी शर्तें ये हैं कि जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल ना हो। ये 2 शर्तें हैं युद्ध रोकने की रूस की। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस शांति का सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले तो हम शांति वार्ता को तैयार हैं। जेलेंस्की को रूस के दोस्त चीन को दोस्ती का ऑफर दिया है। कहा है कि यूक्रेन ने चीन को कभी अपना दुश्मन नहीं माना है। यह सारी बातें हैं यूक्रेन की तरफ से, जो यूक्रेन ने जवाब दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल लें तो यह जंग खत्म हो सकती है और पुतिन खुद ही यह फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा, हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की। जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच भारत के दरवाजे खुले हैं। अगर भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा तो यह पुतिन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो ये सारी बातें हैं जो इसमें हो रही हैं। इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न देशों ने भारत की तरफ रुख किया है और वो सोच रहे हैं कि अगर भारत और चीन चाहे तो यह जंग रुक सकती है, जो करीब करीब 2.5 साल से चल रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर भारत किस तरह से आगे बढ़े। तो भारत इसमें तत्परता दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युद्ध के दौरान रूस की तरफ रुख करना, जाना, यात्रा करना, उसके बाद यूक्रेन की तरफ यात्रा करना, ये और उसके बाद अब ये खबरें आना कि जो एनएसए हैं डोभाल, ये जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10 सितंबर को, और उसके बाद यहां अलग अलग बात होगी और ये जो है शांति वार्ता में अहम रोल उठाएंगे, दिखाएंगे। सवाल यहां पर यह है कि सवाल यहां पर यह है कि ये वही एनएसए डोभाल हैं जिनको भारतीय जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। इन्होंने डोकलाम और जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ था, ऐसे तमाम काम किए हैं जो असंभव बताया जाता था। आज ये रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हो रहा है, इसे रोकने के लिए
आगे बढ़े हैं, इनको आगे बढ़ाया गया है। आज इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे मेहमान डॉक्टर आर के शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और प्रफुल्ल बख्शी जी, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है रूस यूक्रेन युद्ध। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ये कह रही है, भारत की तरफ देख रही है कि भारत आगे बढ़ेगा और यह युद्ध रुक जाएगा। भारत ने प्रयास भी किया है। एनएसए जो डोभाल हैं, अजीत डोभाल, ब्रिक्स देशों की जो एनएसए की बैठक हो रही है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह होगा कैसे, किस तरह से होगा। जो पुतिन है वो कह रहे हैं उनकी दो शर्तें हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो अपना सैनिक हटा लें, युद्ध बंद हो जाएगा। तो ये चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरा विश्व आगे आ रहा है और भारत सबसे आगे है। एनएसए डोभाल वहां आज 10 तारीख है, जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये कैसे होगा, ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, क्या हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं क्या इसके, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी से, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। जी थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एको पीछे आ रही है इसका। जी जी दुरुस्त करा। सबसे बड़ी बात ये इस गेम में ये है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया। दोनों चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो। दोनों ही असमर्थ हैं एक दूसरे को अप्रोच करने में। पहले इन्होंने किया था 2 साल पहले इसको कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, बाइडेन ने जॉनसन को भेजा, यूके प्राइम मिनिस्टर को, और उनकी मीटिंग रद्द करवा दी। अगर ये आपस में मेलजोल करके लड़ाई बंद कर देते, सबसे ज्यादा नुकसान होता है नेटो की जो वॉर इंडस्ट्री है, जो कंट्रीज जो पैसा कमा रहे हैं लड़ाई में, वो खासकर उसमें अमेरिका, वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई बंद हो। रशिया और यूक्रेन चाहते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में इसका प्रावधान है कि अगर कोई मीडिएटर हो, या जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग कंट्री हो, प्रोटेक्टिंग फोर्स हो, तो दोनों की तरफ, दोनों का एक्सेप्टेड हो, न्यूट्रल हो, जिसका कोई लड़ाई में अपना इंटरेस्ट ना हो, अपने वेपन बेचने का इत्यादि इत्यादि, और वो टोटल न्यूट्रल हो, उसको अगर दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो उसको प्रोटेक्टिंग फोर्स कहते हैं। ये प्रोटेक्टिंग फोर्स अगर बन जाता है, तब आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, सारी बॉडीज इसके साथ हो जाती हैं। ये अपने हेडक्वार्टर बनाते हैं इस दोनों कंट्रीज के अंदर, दोनों कंट्रीज इनको एक्सेप्ट करती हैं, और फिर ये दोनों के प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वुंडेड सिविलियंस, इन सब का वितरण करते हैं, इनको वापस मिलके दूसरी जगह भेजते हैं। और जो वॉलंटियर कंट्रीज हैं जो मदद करने आना चाहती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, जिसका इसमें कोई भागीदारी ना हो, जिसका कोई इसमें लड़ाई में फायदा ना हो, उन कंट्रीज को। और आप देखेंगे हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो ये 1879 से ऑस्ट्रो-प्रूशियन वॉर से स्टार्ट हुई है, और ये बात चलती जा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसका इस्तेमाल हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका इस्तेमाल हुआ। ये प्रोटेक्टिंग जो स्टेट होती है, ये फिर क्या करती है
दोनों के रिहायशी इलाकों को रीइस्टैब्लिश करना, उनके जो प्रोटेक्टेड प्लेसेस है उनको प्रोटेक्टिंग देना, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह पे हमला ना हो उसका प्रावधान करना, दोनों की सिविल डिफेंस को तगड़ा करना, ये काम भारत बड़े आराम से कर सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ पॉलिटिकल विल, नॉट फ्रॉम इंडिया साइड बट बाकी कंट्रीज जो इस काम को होने दे। अगर ये चीज हो जाती है, मैं आपको एश्योर करता हूं ये काम एकदम से शुरू हो जाएगा। दोनों कंट्रीज चाहती हैं, पर कौन कहे पहल कौन ले। तो इसलिए अगर भारत पहल लेता है और भारत के उसमें कोई रोक ना हो, कोई किसी कंट्री, खासकर अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और नेटो कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि हमारा गेम रुक जाए, वो नहीं चाहते, ये सब दिखावा होता है। और बेसिकली, और दूसरी मैं बात बताऊं, अगर पीस आ जाती है सारी ह्यूमैनिटी को फायदा है, भारत को फायदा है, एवरीबडी, जिसके ऑयल सप्लाई रुकी है, जिसके ये ट्रेड्स रुकी हैं और चीज रुकी है, खास ओनली अनहैप्पी जो होंगे वो होगी वॉर इंडस्ट्री ऑफ नेटो, जो दुनिया की सबसे बड़ी मनी अर्निंग एजेंसी है। तो आप देख लीजिए, ये बड़ा आसान काम नहीं है, कौन मानेगा इस बात को, पर जब ट्राई करेंगे, जब बात ऊपर जाएगी, अब जैसे मीडिया वाले इस बात को कहेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात जाएगी, तो इंडिया एज अ प्रोटेक्टिंग पावर आगे लाया जाएगा और ये बात हो सकती है जी। वैसे अभी डोवल साहब जा रहे हैं, वो ब्रिक्स की तरफ से जा रहे हैं, ये बात करेंगे, पर ये मेरा जो सुझाव है ये उन तक पहुंचता है कि नहीं, इस बात को देखना जी। कुछ दिक्कतें हैं, दोनों स्टेट मान लें, हालांकि दोनों ने कहा है, यूक्रेन ने भी कहा है भारत से कि हम युद्ध रोक सकते हैं और भारत अहम भूमिका निभा सकता है इसमें, भारत और चीन अहम भूमिका निभा सकता है, रूस ने भी इस बात को कहा है। लेकिन कुछ बातें हैं, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं रूस की। तो दोनों तो एक तरह से मान रहे हैं कि भारत आगे आए और पहल करे, लेकिन इन शर्तों का क्या, ये बड़ी अड़चन है। शुक्ला जी, देखिए, मानवता के नाते निश्चित रूप से युद्ध रुकना ही चाहिए, क्योंकि इन्हें शांति से बड़ा कुछ नहीं होता, अब वो रूस हो या यूक्रेन हो। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थितियां, मेरा मानना है कि हमारे देश को चाहिए कि कूटनीति और अर्थनीति, यहाँ दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां साधन होते हैं, पैसा होता है, दुनिया उसके सामने झुकती है। आज के परिवेश में रूस भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आर्थिक दृष्टि से भी है और कूटनीतिक दृष्टि से भी है। हमारे देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक मुझे तो याद नहीं आता कि रूस किसी प्लेटफॉर्म पे भारत का विरोध, ठीक है। तो सबसे पहले तो कूटनीति की डिमांड कि हमें रूस के साथ होना चाहिए। अब क्योंकि रूस ने युद्ध रोकने के लिए 2 शर्तें रखी, उसमें पहली शर्त है यूक्रेन राज्य के जो 4 शहर हैं, दोनास्क है, खैरसैन है, तोहान्स्क है और बोर्जिया है, ठीक है, इन चारों से यूक्रेन अपनी फौज वापस बुला ले, मतलब ये 4 को यूक्रेन को सौंप दे। दूसरी शर्त है यूक्रेन जो कंट्री है वो नाटो समूह में शामिल ना हो। ठीक, निश्चित रूप से आप भी देख रहे हैं कि जो युद्ध मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर खत्म होना चाहिए था, वो आज 2.5 साल के बाद भी लगातार चल रहा है। और अगर इसको हम प्रैक्टिकली लेवल पे देखें तो यूक्रेन जैसे छोटे से देश के लिए ये संभव नहीं था। मतलब यूक्रेन के लिए जो नाटो देश के नाटो समूह के देश हैं और सबसे बड़ा जो अमेरिका है वो उसको मदद कर रहा है। और चूंकि युद्ध कहीं भी हो तो उसके इंटरनेशनल इफेक्ट होते, अंतरराष्ट्रीय पड़ते हैं, वो उस लेवल तक हमारे देश में भी पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आज हमारे देश को दोनों देशों के बीच वार्ता
के माध्यम से मध्यस्थता करने का मौका प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से भारत को एक अहम भूमिका निभाना चाहिए, ताकि भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे और भी कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से साबित हो सके और छवि बने, भारत का मान सम्मान बढ़े। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ भारत को चाहिए कि वो अपने आर्थिक हित और कूटनीतियों को सर्वोपरि रखे, जो शायद रूस के साथ उसका समर्थन करने में भारत को निहित लगते हैं, या भारत को ज्यादा निकट है, भारत को ज्यादा फायदा होगा, हो रहा है और भविष्य में मेरा ऐसा मानना है। जी, हम रुख करेंगे दिनेश सिंह जी की तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। चूंकि अब भारत कदम बढ़ा चुका है एक तरह से कि यह युद्ध रोका जाए, तो एक तो शर्तें हैं सामने, और भी क्या और दिक्कतें आ सकती हैं इस दोनों को ये युद्ध रुकवाने के लिए जो भारत आगे बढ़ा है उसके सामने, और क्या चुनौतियां आ सकती हैं? जी जी, आप सभी को मेरा प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, इसको अगर इस तरीके जैसे कि पहले दो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने तरीके से काफी सारे मुद्दे जो है कवर कर लिए हैं, तो मैं अगर उसी को तो रिपीट करके बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं थोड़ा सा अलग बोध से बोलना चाहूंगा। देखिए, युद्ध की जो शुरुआत हुई थी करीब करीब मान के चलिए 2013 के आसपास, युद्ध तो शुरू हुआ था करीब 2-2.5 साल पहले, लेकिन इसकी पटकथा जो थी वो एक तरह से मतलब पृष्ठभूमि जो है उसमें 2013 में जाना पड़ेगा कि उसमें क्या था कि पहले यूक्रेन जो था रशिया का हिस्सा था, और बाद में क्या हुआ कि अलग होकर के चला गया, तो उसमें जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो रशियन मतलब एक तरह से सपोर्टेड थे, और बाद में के विद्रोही जो थे वो ब्रिटेन और यूएस और मतलब यूरोपियन जो है उनकी तरफ सपोर्टेड थे, और कहीं ना कहीं अंदर जो मतलब विद्रोह जो शुरू हुआ उसको लेकर के बाद में वहां पर जो राष्ट्रपति थे उनको वहां से छोड़ करके रशिया वापस आना पड़ा, और काफी बीच में मतभेद खड़े, और एक तरह से वर्ल्ड वॉर की स्थिति जो है वो पहले से ही उसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। और उसका होने का रीजन ये था कि सिर्फ आपस में कहीं ना कहीं जैसे जिस तरीके से मतलब बताया जाए कि आपस में हथियारों की जो रेस है कि कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड वॉर, क्योंकि जैसे कोई वर्ल्ड वॉर हो, वॉर हो, कुछ भी हो, तो उसकी पटकथा हमेशा जो है वो ट्रेड पे लिखी आती है कुशवाहा जी, कि कहीं ना कहीं देखिए हमेशा जैसे कि दो देशों के बीच में लड़ाई का कारण सिर्फ ये होता है कि तीसरा कोई ना कोई बीच में आता है, और तीसरा आने का कारण सिर्फ ये होता है कि कहीं ना कहीं अपनी मतलब की प्रभुत्ता जो है और वो अपने तरीके से अपने आप को संपन्न करना चाहता है, संपन्नता के नाते उसमें जैसे कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उस तरीके से वॉर की स्थिति जैसे खड़ी होती है तो उसमें यही करने की स्थिति थी। उसके अलावा देखिए चलिए कि जैसे कि ठीक है वो एक लंबी बातचीत तो अलग हो जाएगी, लेकिन अभी की जैसे बातें बोले तो उसमें देखिए रशिया जो है वो भी चाहता है कि युद्ध की समाप्ति हो, यूक्रेन भी चाहता है युद्ध की समाप्ति हो, लेकिन वहां पर अड़चन क्या आ रही है कि यूरोपियन जो देश हैं उनका जैसे खासकर जैसे कि मान के चलें कि मतलब एक जैसे कि उसके अलावा जैसे जो चाइना है तो उसके प्रेजेंस वहां पर जो है तो वो कहीं ना कहीं अड़चन डाल रही है, और उसके अलावा से अमेरिका और जैसे कि जर्मनी कह लें या इटली जो है उसका भी कहीं ना कहीं अपना हाथ है उसमें, और उसके अलावा जैसे कि मतलब है कि इंग्लैंड जो है तो जैसे उन्होंने पहले मध्यस्थता करने की कोशिश का दिखावा किया, लेकिन अगर बाकी में अगर चीजें अगर ऐसी होती तो देखिए इतना बड़े देश जहाँ पर इन्वॉल्व हो और एक छोटी कंट्री पे आकर के और ये दबाव डालें कि भाई आप बंद करो, और एक तरफ से अगर बंद हो जाएगा तो ताली देखिए दोनों हाथों से बढ़ती है, एक हाथ से नहीं बढ़ती। अगर यूक्रेन की तरफ से एक भी गोला या गोली नहीं छोड़ी जाती, रशिया की तरफ को डायरेक्शन करके कोई पॉइंटेड गन नहीं होती तो युद्ध वहीं समाप्त होता है, लेकिन नहीं हुआ। उसका देखिए जैसे कि आप मान के चले कि अड़चन सबसे बड़ी है कि जैसे वहां पर जो प्रेजेंस चाइना की वहां पर है, मतलब कि चीन की जो सेना है वहां पर उसकी प्रेजेंस है, तो वो वहां से हट जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है उसमें एक मतलब भारत जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है उसको थोड़ा विस्तार से मुझे थोड़ा समझ लीजिएगा इसमें, क्योंकि देखिए जैसे कि मतलब जैसे G20 जैसे हुआ तो G20 के अंदर भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और भूमिका निभाने पूरे तरीके से मतलब अग्रसर होकर के, और जो अफ्रीकन यूनियन है उनको ब्रिक्स में अपना G20 उसमें शामिल करवा दिया। उससे एक तरह से मान के चलें कि वो एक तरह से ऋणी हो गए भारत के, कि भारत के साथ में पूरी तरह खड़ा होने का उनकी एक तरह से मजबूरी नहीं, मतलब एक तरह से दोस्ती के नाते और दिल से जोड़े गए। और चाइना जो है वहां पर कुशवाहा जी बहुत बड़ी एक तरह से प्रेजेंस है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का अफ्रीकन उसमें यूनियन में, तो उसमें मान के चलें कि अगर कहीं ना कहीं अब जैसे कि जब मतलब कि भारत का हस्तक्षेप जो है वहां पर ज्यादा बढ़ेगा, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, तो उसमें चाइना किसी भी तरीके से अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसको खतरे में नहीं डालना चाहेगा। उसको लेकर के इसके साथ में मतलब चाइना जो है वो भारत को अलग करके नहीं देखना चाहता और साथ में रहेगा। तो चाइना के साथ में जैसे कि NSA जो ब्रिक्स देशों के जो NSA है उनकी मीटिंग जैसे आपने अभी बताया, मतलब मुझे इसी के बारे में बताया कि 10 और 11 तारीखों पर होने वाली है, तो उसमें देखिए जो चाइनीज मतलब जो NSA है उनके साथ में शायद होता है कि अजीत डोवाल जो भारतीय NSA है उनकी बैठक उनके साथ में कहीं ना कहीं होने के
पूरे चांस हैं कि 1 to 1 जैसे आपस में डिस्कशन करें। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अहम भूमिका जो है डोभाल जी की रहेगी, और अपने तरीके से पहले से कूटनीतिक चीजों में पहले से मास्टर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ी जो है मतलब एक तरह से चिंता जो है, जो सीरियस जो नेशंस है, मतलब कि खासकर ये इंग्लैंड की और अमेरिका की चिंता नहीं, वो तो चाहते हैं युद्ध चले अभी से, तो उसको लेकर की चीजें। दूसरा देखिए चाइना जो है उसमें पीछे हटने का कार्य स्वतः करेगा, अपने आप वो इंडिपेंडेंट तरीके से वो चाहेगा कि ठीक है जिस तरीके से भारत बोल रहा है तो साथ में कहीं ना कहीं से सूर मिलते हुए नजर आएंगे। उसका एक मैं सिलेबस से अलग हटके चीज बताता हूँ, सिक्किम से लगती हुई सीमा है चाइना की, तो वहां पर जैसे कि अभी मतलब थोड़े दिन पहले और राजस्थान से आते हैं बहुत बड़े नेता हैं ओम प्रकाश माथुर, उनको वहां का गवर्नर बनाया गया। तो गवर्नर साहब का अभी वहां पर दौरा था थोड़े दिन पहले, तो वहां पर जब वो दौरे का पता लगा कि ठीक है कि जो चाइनीज कमांडर वगैरह और जो चाइनीज फोर्सेस के लोग थे उनको जब पता लगा, तो सीनियर ऑफिसर्स उन्होंने बोला कि हम भी गवर्नर साहब जो हैं उनके साथ में मतलब बातचीत करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। तो मिलने का रीजन ये होता है कि संधि और मतलब मैत्री का रीजन होता है। तो गवर्नर साहब जब उनसे मिले, ओम प्रकाश माथुर उनके साथ बैठ के उनकी बातचीत हुई और बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से चली। तो इसका मतलब है कि जैसे कहीं ना कहीं जो है वो एक कदम आगे ही करना चाहते हैं, पीछे करने का या किसी तरीके से चीजें नहीं चाहते इस तरीके करना। तो उसी को लेकर के मैं कह रहा हूँ ये चीजें ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं समाप्त हो गए। दोनों देश कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूक्रेन भी और रशिया भी, जैसे रशिया ने अपनी कंडीशन रखी कि नाटो में शामिल ना हो, और यूक्रेन जो है उसको चुनौती जो सिर्फ यही रहेगी कि सिर्फ चाइना वहां से हट जाए। तो चाइना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है भारत के दबाव में या भारत के साथ बातचीत करके कहीं ना कहीं हटने का कार्य कर लेगा। और भी अन्य जो है एनएसए जो है ब्रिक्स के मतलब हो गएगा, और ब्रिक्स का जैसे मान के चले कि उसको मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रभुत्ता जो है वो स्वीकार यूरोपियन यूनियन और G7 जो है उनको माननी पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में 30% से ऊपर जो जीडीपी जो है वो ब्रिक्स देशों की है। तो उसको लेकर के दूसरी उसका में हम लोग जैसे कि पहले क्या था पेट्रो डॉलर बोलते, पेट्रो डॉलर का मतलब जो पेट्रोल की खरीदी जो होती थी वो सारी यूएस डॉलर में होते थे, उसको समाप्त करने के लिए और दूसरी करेंसी जैसे कि हमने अपने रुपए में खरीदारी उसकी की, तो उससे यूएस डॉलर जो बहुत नीचे है, नीचे का मतलब उन चीजों में करके फर्क उसका पड़ा और उसकी प्रभुत्ता जो है उसमें मतलब पेट्रो डॉलर के नाते कम हुई। और अभी जैसे कि ब्रिक्स जो है मतलब आने वाले समय नजर आएगा और उसके बारे में चीजें चल रही हैं, और रशिया में दोबारा फिर एक बैठक होनी है अक्टूबर में ब्रिक्स देशों की। तो उसमें ये भी होता है कि ब्रिक्स जो है अपनी खुद की करेंसी लेके आ जाए, जिससे कि यूरो और डॉलर जो है उसको पछाड़ने का कार्य करें, क्योंकि हम लोग अपने तरीके से मतलब कि पैरिटी जो है उसमें जो मतलब खरीदारी की जो पैरिटी है वो काफी आगे बढ़े। तो यही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं आएंगे और भारत 100% जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और इसमें शांति वार्ता जो है वो सफल रहेगी, ऐसा मेरा मानना जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने कहा प्रोटेक्टिव स्टेट, अगर जो दोनों देश मान लेते हैं तो ये भारत जो है प्रोटेक्टिव स्टेट के रूप में आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ दोनों देशों के मान लेने से प्रोटेक्टिव स्टेट हो जाएगा या भारत, या फिर यूएन का भी कुछ रोल होगा इसमें। और दूसरा सवाल जी, एक दूसरा सवाल भी है कि जो शर्तें हैं, क्या सशर्त प्रोटेक्टिव स्टेट माना जाएगा भारत को, या फिर जो प्रोटेक्टिव स्टेट होगा उसमें ये प्रोटेक्टिव स्टेट को ये ऊपर रहेगा कि हाँ शर्तें क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, कम या अधिक करने का अधिकार भी होता है। जी, सबसे बड़ी बात है ये एको आ रहा है, इसको हटवाइए। जी 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 जी, हम टेक्निकल अपने तकनीकी टीम से निवेदन करेंगे कि इको आ रहा है सर का, इको हटवाइए। जी, प्रोटेक्टिव स्टेट दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेड हो और प्रोटेक्टिव स्टेट उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा, वो अपना हेडक्वार्टर दोनों कंट्री में रखेगा, दोनों कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ में रहेंगे और तो दोनों ने एग्री कर दिया कि हमें भारत मंजूर है। तो भारत उनके ये जो रशिया कह रहा है मैं डोनबास का ये एरिया रखूंगा और ये वाला एरिया रखूंगा या ये प्लान और या ये ब्रिज रखूंगा, ये सारा का सारा भारत इसमें कोई निर्णय नहीं लेगा। हाँ, भारत दोनों पार्टी को बैठा के उनको जिसको कहते हैं ना उसको का सभापति बन सकता है और उनके बीच में बदलाव कर सकता है। पर भारत प्रोटेक्टिव स्टेट बनेगा बेसिकली उनके ह्यूमैनिटी को सफरिंग कम हो जाए, रिफ्यूजीज वापस चले जाए, डेड बॉडीज, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। यूनाइटेड नेशंस एग्री करेगा और ना एग्री करने का रीजन देगा। अगर कि हम भारत को यहां नहीं लाना चाहते
ये यूनाइटेड नेशन नहीं कर सकेगा। एक आध नेटो कंट्री जरूर अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे, तो पता है भारत की स्थिति है, वो आ गया तो हमारा मार्केट टूट जाएगा, पर उसकी कोई नहीं सुनेगा। एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरी बात है जो बाइडेन हो या जो भी प्रेसिडेंट हो, अगर उनके मुंह से एक बार भी निकल गया डोंट वांट टू प्रोटेक्ट स्टेट हियर, तो उनके उसको कहता पोल खुल जाएगी। वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे ओपनली कि कोई, वो खुद सब सारी नगाड़े बजा रहे हैं कि हमें बीच बचाव करना है, लोगों को बचाना है, बच्चों को बचाना है। तो ये तो बात है कि एक बात तो है, और दोनों कंट्रीज के बीच में जो कार्टोग्राफिक या डेमोग्राफिक कसरत चलेंगी वो कुछ साल और चलेंगी, पर लड़ाई रुक जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी, जैसे कि हमारा कावेरी वाटर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, वो कई रीजन से नहीं सॉल्व होगा, उनके भी ऐसे डिस्प्यूट रह जाएंगे, चाहे क्रीमिया में डिस्प्यूट हो, चाहे कोई डिस्प्यूट हो, वो चलते रहेंगे, उनका समाधान धीरे धीरे होता रहेगा, पर लड़ाई जरूर रुक जाएगी। हमारी रिक्वायरमेंट है लड़ाई रुकवाने की, ये नहीं कि उनके ये पॉइंट का समाधान हो, ये पॉइंट का समाधान हो। ये सारी की सारी बातें फॉलो करती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात आपको ये मैं बता दूं कि ये जितने हथियारों के आयात हो रहे हैं वो सब एकदम रुक जाएंगे। ये कंडीशन भारत डालेगा कि आप इस समय और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स वगैरह रुकवाइए, ये कोई नहीं करेगा, यू आर वायलेटिंग आवर एफर्ट। ये भारत एब्सोल्युटली क्लियर करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देगा, और आप देखेंगे ये ऑर्डर पास हो जाएगा फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द प्रोसेस इज ऑन। हाँ, जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट के रिपेयर चल रहे हैं, उनकी टीम आ रही है, इंजीनियर्स आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे, पर फ्रेश सप्लाई रुक जाएगी। और आप देखेंगे और टीम्स वर्ल्ड की वो वॉलंटियर करेंगी ताकि हमारे को इस गेम में पूरा का पूरा पारदर्शिता हो। आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज वॉलंटियर करेंगे, उनके लीडर वॉलंटियर करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये लड़ाई रुक जाए। और सबको पता है सिर्फ एक बंदा कर सकता है जिसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है इस समय दुनिया में, तो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये बात सबको मंजूर है। तो आप सिर्फ पहल करने की बात है। और ये मैं की बता रहा हूँ बात, बहुत कम लोग इससे जानते हैं, सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वही जानते हैं, और जो कई लोग हैं वो जानना नहीं चाहते क्योंकि बिजनेस में रुकावट आएगी। ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है। जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हथियारों की सप्लाई रुक जाएगी, जो आर्म्स आप कह रहे हैं कि उसकी सप्लाई रुक जाएगी, तो वो देश जो आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, जो कि हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे जंग रुक जाए? हालांकि मुखौटा तो लगाएंगे कि जंग रुक जाए, लेकिन हमें लगता है कि कोई अड़ंगा भी जरूर लगाएंगे अंदर अंदर खाने से कि हम हमारा चेहरा साफ बना रहे। जी नहीं, आप कह रहे ठीक जी, दाव लगेगा, काउंटर दाव लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगेगा, ठीक है, और अड़ंगे डालने की कोशिश होगी कि, पर आप देखेंगे अब जिसने 15 मिनट या 20 मिनट का ऑर्डर दिया है, 6 आ गए हैं, 6 और आने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे अगर 15 मिनट और खड़े हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर टैक्टिकल बैटल एरिया के अंदर जो आपके ऑब्जर्वर्स जाएंगे वहां पे वो रहेंगे। और इंडियन आर्मी जैसे जो हमने कोरिया में रोल किया था 1953 में जनरल सिमैया ने, वो रिपीट होगा और दोनों कंट्रीज में रिपीट होगा। वो नॉट ओनली फॉर मेडिकल रीजन, सारा कुछ आप देखेंगे। ये रेड लेटर डे होगा ह्यूमैनिटी के लिए, और ये हो सकता है का प्रावधान है, हो चुका है, कई जगह पोस्ट वॉर में हुआ था, पर उसमें लोग अपना भी रोटी पकाने की कोशिश करते, ये भी होगा, इस बार भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, पर अब उसको करना बड़ा मुश्किल होगा और लोग पकड़े जाएंगे, लोगों को पता चल जाए। और देयर इज द हार्म, एटलीस्ट ट्राई तो करिए, सच्ची करिए, लड़ाई रुक जाएगी, उसके बाद दोबारा चालू हो जाए 3-4 साल का डिफरेंट थिंग, पर ये जरूर होगा कि अभी रुक जाएगी और अभी लोग जो सफरिंग है वो शांतिपूर्ण वातावरण आ जाएगा। और न्यूक्लियर प्रॉब्लम आ रही है, न्यूक्लियर टच एंड गो हो रहा है, बॉम्बास में नियरली ओवर डिस्ट्रॉय हो गया था, डैम डिस्ट्रॉय होने वाले थे, वो रुक गए हैं। ये बहुत जरूरी है
अगर आपने डैम बस्टर्स की स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब होता है अगर डैम टूट जाए। भाखड़ा डैम अगर कोई बॉम्ब कर दे मानसून में पूरा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ पाकिस्तान पानी के अंदर डूब जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हमें मद्देनजर रख के ये स्टेप उठाना चाहिए। जब डोवाल साहब या प्राइम मिनिस्टर ये सजेशन दें कि वी वॉलंटियर एज अ प्रोटेक्टिंग स्टेट, लेट देम आंसर एटलीस्ट, और दोनों आंसर करेंगे यस वी वॉलंटियर। रशिया अगर ना करे या यूक्रेन ना करे तो किस मुंह से करेगा? जी डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि जो हथियार सप्लाई करने वाले देश हैं, सर भी कह रहे हैं कि जरूर अड़ंगा डालेंगे लेकिन खुल करके सामने नहीं आएंगे। वो किस तरह से अड़ंगा डाल सकते हैं और उस अड़ंगे को कैसे हटाया जा सकता है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल। देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था कि जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू हुआ था तो मुश्किल से 1 सप्ताह में समाप्त हो जाना चाहिए था जी। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? कि ये युद्ध सिर्फ नाम के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, पर्दे के पीछे निश्चित रूप से इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति जी हैं वो से मुहरा मात्र हैं। ये युद्ध लड़ा जा रहा है रूस वर्सेस अमेरिका के बीच। अब क्यों लड़ा जा रहा है इस जग जाहिर है, सभी जानते हैं। अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न देशों को करता है। अगर शांति ही बनी रहे तो उसके ग्राहक कहां से आएंगे? अमेरिका चाहता है कि युद्ध लंबा खिंचे ताकि यूक्रेन को तो सहायता के नाम पे हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के नाटो देश हैं उनको एक डर और भय पैदा करके अपने हथियार बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध रुके। मानवता के नाते इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने के लिए सब बोलेंगे हाँ साहब रुकना चाहिए रुकना चाहिए, बट अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध रुके। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में अगर भारत रूस के निकट खड़ा दिखाई देता है तो ये कूटनीतिक दृष्टि से चाइना पर भी एक दबाव पड़ेगा। क्यों? ये निश्चित है कि आज के परिवेश में एशिया महाद्वीप में चाइना हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। अब वो उससे हमें समस्याएं भी हैं, लैंड लेवल पे भी हैं, सीमा पर भी हैं, आर्थिक रूप से भी हैं। तो अगर भारत कूटनीति को ही टूल मान के आधार मान के आगे बढ़ता है तो उसको रूस के साथ में या उसके समर्थन में ही दिखाई देना चाहिए, जो भारत की आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है, कूटनीतिक दृष्टि से भी जरूरी है। कभी ऐसा ना हो, इनकेस मान लो कभी युद्ध छिड़ जाते हैं तो रूस एक हमारा विश्वास पात्र साथी है, सभी मौकों पे उसने हमारा साथ दिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि भारत सरकार को चाहिए कि युद्ध रुकवाने के लिए निश्चित प्रयास करें ताकि हमारे देश की भी छवि बने और वहां के लोगों को शांति मिल सके। कौन चाहता है युद्ध रोके, कौन चाहता है ना रोके, ये उनके अपने लुकआउट होना चाहिए। हमें मानवता के साथ साथ हमारा देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि होने चाहिए। भारत को किस चीज से भविष्य में फायदे नजर हो, उस दृष्टिकोण को आधार मानकर भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हमारे NSA अजित डोभाल जी जा रहे हैं उनको अपना पूरा प्लान बनाना भी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की ओर आगे भी बढ़ना चाहिए। शायद भारत ऐसा करेगा, ऐसा भी मेरा मानना है। चलिए, एक चीज और हम जानना चाहेंगे दिनेश सिंह जी आपसे। ट्रेड की बात आप कर रहे थे, तो जब से ये युद्ध हुआ है बहुत से देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, लेकिन भारत उससे तेल ले रहा है और उसे रिफाइन करके अन्य देशों को बेच रहा है।
तो इसको भी इस युद्ध से एक तरह से कह सकते हैं लाभ है। हालांकि युद्ध में लाभ नहीं देखना चाहिए, हमारी नैतिकता नहीं है, भारत की नैतिकता नहीं है, लेकिन एक तरह से लाभ हो रहा है। अगर जो युद्ध रुक जाएगा तो सभी ये देशों से बैन हट जाएगा, सभी देश रूस से तेल लेंगे, तो फिर एक तरह से इसको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। क्या कहेंगे आप? जी कुशल, देखिए इसका सिक्के का दूसरा पहलू शायद है, उसकी तरफ हर किसी की नजर नहीं गई है जी। तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको एक तरह से जैसे कि इस रूप में देखा जाए कि यहाँ पर भी जो है मतलब भारत ने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश क्या पूरे तरीके से किया। और जैसे कि यूएन की बात करें तो यूएन देखिए सिर्फ एक मैं मानता हूँ मतलब ठीक है एक तरह ढकोसला मात्र है कि उसमें पीछे पर्दे के पीछे यूरोपियन यूनियन और जो अमेरिका है वो पर्दे के पीछे से खेल करने का कार्य करते हैं। दूसरा देखिए जैसे कि किसी भी तरीके से किसी भी दबाव में भारत नहीं आया किसी तरीके से, और रशिया को पूरा सपोर्ट मतलब हमने लाभ नहीं लिया, लाभ हमने रशिया को अपने पुराने जो मतलब की पारंपरिक जो मित्र हैं पहले से तो मतलब बहुत लंबे समय से, तो उनको हमने लाभ देने की कोशिश की। लाभ देने किस तरह कोशिश की, क्योंकि जैसे उनके वहां पे बहुत बड़ी विकट समस्या आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी, और जैसे मेरा ही मानना है कि अर्थ के बिना सब चीजें अर्थहीन है। तो अर्थ मतलब एक तरह से इकोनॉमी उनकी बिल्कुल चरमरा गई थी, और अगर उनसे भारत अगर तेल नहीं लेता तो उसे ये मान के चले कि कहीं ना कहीं उनको मतलब बहुत बुरी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है कि जो मतलब शायद बड़ी विकट होती है और युद्ध लड़ने में आगे जो है बड़ी मुश्किलात मतलब पेश आती है इनको। तो उसमें एक तरह से मित्रता पूरी निभाई भारत ने, और उनसे तेल खरीद करके एक तरह से आर्थिक सहायता देने का कार्य किया पूरे मतलब इज्जत और मान सम्मान के साथ। और उसी तरीके से साथ के साथ उन्होंने डायलॉग जो है यूक्रेन से बंद नहीं किया, और एक तरह से ये मतलब यूरोपियन यूनियन और मतलब मान के चले जो ढकोसला करने वाले जो देश थे उनके मुख्य तमाचा था कि भाई हम लोग आपकी परवाह नहीं करते, हम अपने मित्रों के साथ हमेशा खड़े हैं, आपके साथ आप अगर संधि के नाते अगर आए तो हम आपके साथ में, और नहीं तो किसी देश को कुचलने में, दबाने में या परेशान करने में अगर है तो हम आपके साथ कतई बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। तो उस नाते से कुशवाहा जी पूरे तरीके से एक मतलब बड़े भाई की भूमिका यूक्रेन के सामने है और भारत ने निभाई, और बार बार जो है मतलब पीएम मोदी वार्ता जो है उनसे बात चलती रहती उनकी। और दूसरा मान के अब जैसे किसी को शायद यहाँ पर नहीं पता, मतलब जैसे जाता था नहीं पता, मैं नहीं करता, लेकिन जैसे गेल है तो गेल वहां पर गेल का ऑपर यूनिट है मान के चले तो भारत की कई इस तरह को जैसे ऐसे अडानी अंबानी और जैसे टाटा जो है इनके प्रेजेंस अच्छी खासी, यहाँ पे फार्मा जो इंडस्ट्री यहाँ पे उनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। जैसे कि मतलब रशियन यूनियन के अंदर और ये मान के रेनबेक्सी पे उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ी प्रेजेंस हम लोग की। तो इस नाते से मान के चले कि ना तो हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट वहां से पुल आउट कर सकते हैं, और वो अगर हम लोग करते हैं तो वहां पर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी यूक्रेन में व रशिया में। तो उस नाते से दूसरा फिर क्या था कि जैसे हथियारों की बातचीत बहुत बड़े पैमाने पे खड़ी हुई, तो रशिया को, और मतलब रशिया तो देखिए एक तरह से एक्सपोर्टर है, अपने वो आर्म सप्लाई करने काम करता है, और उसका इस युद्ध से एक तरह से डायरेक्टली वैसे कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन जैसे कि अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को हो सकता है कि धमकाने का कार्य जैसे मान के चले यूरोपियन यूनियन और जैसे कि अमेरिका वगैरह जो करने का कार्य कर सकते हैं, या किया होगा अंदर ही अंदर कि भाई आपको मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से भ्रमित करने का कार्य है, और उसमें कहीं ना कहीं जैसे कुछ जो है मतलब कुछ परसेंटेज जो है फ्री में देती है और बाकी उसका पेड जो है आर्म सप्लाई और गोला बारूद जो सप्लाई करने का काम था उसमें उन्होंने उनको आश्वासन दिया, क्योंकि जैसे कि अब डिफेंस सेक्टर में हमारी प्रेजेंस बहुत बड़ी बढ़ चुकी है, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग, और इस समय एक्सपोर्ट करने का छोटी कंट्रीज उनको काफी को, और हम लोग मतलब एक्सपोर्ट करने कार्य करते हैं। यूक्रेन को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि अगर इनके तरफ से सप्लाई रुकते हैं तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और हम लोग पूरे तरीके से आपके साथ में हाथ से हाथ पकड़ के चलते रहेंगे। उसका नतीजा ये निकला मतलब कुशवाहा जी कि वहां की जो यूक्रेन की जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है, और वो भी भारत में जो है इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने का कार्य करें। और इसी तरीके से कि हमने साथ साथ जैसे कि उनको भी सेम प्लेटफॉर्म पे चाइना को रखा, तो इसलिए मान के चलता हूं कि अपने तरीके से कि एक तरह से मजबूरी उनकी बनेगी, कोई किसी पे एहसान करने का कार्य जो है यूरोपियन यूनियन या अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पिछड़ना पड़ेगा। तो ट्रेड की चीजें जहां पर इन्वॉल्व होती हैं तो उनको पीछे होना पड़ता है, क्योंकि जैसे बड़ी कंपनी जैसे कि इनसे युद्ध से अलग हटके जैसे कोक है या पेप्सी कंपनी है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा प्रेजेंस है और एक तरह से बहुत बड़ी मार्केट है हमारे यहाँ पे। तो बोलेगी तो सिर्फ 2 कंपनीज है और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज है, तो वो भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि अगर अमेरिका जो है उसके ऊपर या अमेरिकन कंपनीज पे कहीं ना कहीं अगर भारत ने सैंक्शन लगाया तो हालत वहां पर भुखमरी की पैदा हो जाएगी। पहले इकोनॉमी उनकी खराब है, तो उस नाते से पिछड़ना उनको मतलब पीछे 4 कदम पीछे हटना ही पड़ेगा। और भारत पहले जैसे भारत नहीं रहा, 2014 के बाद जो भारत है वो आंखों में आंखें डालने का काम करता है, और आंखों में आंखें डाल के जो है अपनी बात करता है। तो आत्मनिर्भर भी हम लोग बने और एक कदम आगे चल के हम लोग सप्लायर बने, मतलब जिन चीजों को हम लोग इंपोर्ट करते थे उनके एक्सपोर्टर्स बने। तो इसलिए रशिया और यूक्रेन दोनों हमारी बात मानेंगे, और चाइना भी साथ में साथ हमारे साथ कदम ताल मिलाता हुआ नजर आएगा। और मजबूरी वश जो है यूएन को या अमेरिका को या इंग्लैंड को हमारे साथ खड़ा होना
होना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रिक्स देशों की जो जीडीपी है वो इनसे कहीं आगे जाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जब पिछड़ेंगे तो अपने आप मतलब कि फॉल इन लाइन को करना पड़ेगा। और विश्व ऑर्डर जो मुझे लगता है कि मतलब वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित किया है भारत ने G20 की बात से, तो उसमें ही आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इनके पास कोई चारा नहीं, ये मानता हूँ। तो इस तरीके से मतलब बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका भी रहेगी भारत की, और भारत 4 कदम आगे जाएगा और बहुत बड़ी उसको मतलब उसमें सफलता मिलेगी। जी, आपने बिल्कुल ही ट्रेड के माध्यम से समझाया है कि ये किस तरह से युद्ध रोका जा सकता है और इसमें भारत बड़ी भूमिका कैसे निभा सकता है। प्रफुल्ल बख्शी जी, अब एक बड़ी ही सरल शब्दों में हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, कि भारत अब आगे बढ़ चुका है युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए। अब विश्व बिरादरी और यूएन को ईमानदारी से क्या करना चाहिए और कहां ये लोग ईमानदारी नहीं दिखाएंगे? बड़ी बात अगर आप नोटिस करेंगे, ये हम लोग ब्रिक्स के मेंबर हैं, इंडिया भी है, चाइना भी है। ये जो ब्रिक्स पोजीशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ये ले लिया रशिया ने, इंडिया मध्यस्थता करेगा तो इनको एब्सोल्युटली स्टेटस बहुत तगड़ा बन जाएगा। और दूसरा, नेटो आप ठीक कहते हैं, सारी जो नेटो इंडस्ट्रीज है यूरोप की, सारी ट्रेड इंडस्ट्री ही है और वो ही नेटो है। अभी वहां की किसी भी कंट्री की डॉक्ट्रिन में नेटो का डिस्कशन बना है, और इसमें आप देखेंगे अमेरिका और नेटो की कंट्रीज को होड़ लगी हुई है, आपस में संघर्ष चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा एक वेपन बेचेगा। ये तो मैं मानता हूं, पर यूनाइटेड नेशंस में उस बात की कोई भी यूरोपियन यूनियन की बात नहीं सुनेगा ओपनली, बिकॉज ऑल द वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, नेशन और साउथ एशियन नेशन और एशिया पैसिफिक के नेशन हैं, वो नहीं मानेंगे कि ये कोई अड़ंगा लगा है इस बात के अंदर, सबके साथ चाहते हैं। और इसीलिए अगर यूरोपियन यूनियन के कुछ देश ट्राई भी करेंगे यूनाइटेड नेशन में, उनकी नहीं चलेगी। और अगर यूनाइटेड नेशन ने किसी ने इस तरह की बात करी तो यूनाइटेड नेशन की कभी डाउन होती है। और लेट्स टेल यू वन थिंग, यूनाइटेड नेशन की हमें परमिशन नहीं चाहिए कि इसे फोर्स बनने की। अगर रशिया और यूक्रेन एग्री कर जाते हैं और सारी वर्ल्ड की कंट्रीज एग्री करती हैं, मतलब जो ये अच्छी चीज हो रही है, कोई इंटरवीन नहीं करेगा तो होगी, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन बैक आउट नहीं करेगा। चलिए, अब यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज जो है, आपने ठीक कहा, वो जरूर हिचकिचाएंगे, हाथ की कोशिश करेंगे, पर वो नहीं होगा। और इस समय चाइना चाहता है कि रशिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, और चाइना नहीं चाहता कि रशिया इस लड़ाई में घुसे और ज्यादा घुसे, क्योंकि जितना रशिया इसमें घुस रहा है उसमें चाइना की भी पोजीशन वीक हो रही है, उसकी स्टैंडिंग वीक हो रही है। वो चाहता है कि एफ की हो जाए, चाइना के भी आर्म्स बिकेंगे। और आपको मैं बता, इंडिया, यूक्रेन और रशिया दोनों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन था तो सबसे कर रहा है और अभी भी कर रहा है। तो रशिया और यूक्रेन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चर्च है, एक ही रिलीजन है, एक ही डीएनए है, एक ही स्टॉक के लोग हैं। जो इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में नहीं है, ये इसमें है, इनमें है। तो आप देखेंगे दे आर वेटिंग फॉर समबडी टू मेक। जी, एक सवाल का जवाब और जल्दी से हम चाहेंगे क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन एक सवाल पूछे बिना हम रह नहीं पा रहे हैं कि जो यूक्रेन की जो 2 शर्तें हैं उनमें से एक शर्त ये है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल ना हो। तो ये तो यूक्रेन का अपना वो संप्रभु राष्ट्र है, तो उसका अपना फैसला होना चाहिए। उस पर तो ये शर्तें एक तरह से थोपने वाली हो गई। इससे लाभ क्या है रूस को? आपको अवगत करा दूं लेटेस्ट सिचुएशन। यूक्रेन फेडअप हो गया है नेटो से, और ना ही नेटो हाँ कह रहे हैं इनको। और अब यूक्रेन को पता चल गया है, उसका उल्लू बनाया गया है इतने साल, 3 साल से उसको उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि दे वांटेड टू सेल देयर आर्मामेंट। और क्योंकि यूक्रेन बेशक ना खरीदे, तो इस लड़ाई में आर्मामेंट का
सप्लाई और कंट्री लेती है और डिस्प्ले होता है और उसका कॉम्पिटिशन में बढ़ता है, और तभी चाइना के वेपन्स और इनके वेपन्स में कॉम्पिटिशन आता है। तो तभी चाइना चाहता है कि ये सारा गेम खत्म हो जाए, और अगर लड़ाई खत्म होगी तो नेटो के आर्मामेंट में बंद हो जाएंगे। तो पर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो नाउ। अब वो नेटो की बात निकल गई है। वो रशिया कह रहा है नेटो विल नॉट मेक बेसेस ऑल अराउंड पोलैंड, बेलारूस, ये वो अलग कंडीशन है, वो इसमें नहीं आएगी। चलिए, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो और भी तमाम प्रश्न हैं जिसके जवाब लेने थे। फिलहाल समय नहीं है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जंग रुकेगी क्या? तो भारत ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। न फायदा सोचा न नुकसान सोचा, बस मानवता की बात सोच करके भारत ने अपना कदम बढ़ाया है और भारतीय जेम्स बॉन्ड 007 यानी कि अजीत डोभाल को इस काम में लगा दिया है। ये वही डोभाल हैं, एक बार फिर हम आपको बताएंगे दर्शकों, ये वही डोभाल हैं जो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये वही डोभाल हैं जो डोकलाम समस्या को सॉल्व किया। ऐसे तमाम जो असंभव से कार्य थे, जो सॉल्व होने वाली समस्याएं नहीं दिख रही थी, इसको सॉल्व किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध के लिए इन्हें लगाया गया है और जरूर ही इसमें सफलता मिलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।